Hello everyone, today our topic is why does demand curve slopes downward? Why does demand curve downward slope क्यों करता है? मीन्स एक चीज़ के इंक्रीज होने से दूसरी चीज़ डिक्रीज क्यों होती है? इसका फर्स्ट रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एज वी नो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन we consume more and more units of more and more units of commodity, marginal utility goes diminishes. जो हम किसी चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिमिनिशिंग हो जाती है. तो हम किसी चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कब कंज्यूम करेंगे? जब उस प्रोडक्ट की एडिशनल यूनिट हम कब कंज्यूम करेंगे? व्हेन वी कंज्यूम द एडिशनल यूनिट, व्हेन प्राइजेस विल बी फॉल. प्राइजेस क्या हो जाएंगी, फॉल होंगी. तभी हम क्या करेंगे, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यूज़ करेंगे. तो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे डिमिनिश करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हमारी किसको बिलोंग करती है? सपोज प्राइजेस को करती है. प्राइजेस हमारी फॉल हो रही हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यूज़ करते हैं. तो इट शोज दैट द डिमांड कर्व्स स्लोप डाउनवर्ड. And second point is income effect. इनकम अफेक्ट में हम किस चीज़ को कंसीडर करेंगे? पर्सन की रियल इनकम को. एक तो इनकम होती है, एक पर्सन की रियल इनकम होती है. अब रियल इनकम को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक पर्सन के पास 20 रुपीज़ की इनकम है. ठीक है, उसने एप्पल्स बाय किए. एप्पल्स उसके कितने हैं? 15 रुपीज़ के बाय किए. ठीक है, एप्पल की कॉस्ट है 3 रुपीज़ पर केजी. ठीक है, 15 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ एप्पल्स की कॉस्ट है. तो उसने कितने एप्पल्स बाय किए? 5 केजी एप्पल्स बाय किए. अब क्या हो जाती है, एप्पल्स की कॉस्ट 3 रुपीज़ से कितनी आ जाती है? 1 रुपीज़ पर केजी. 15 रुपीज़ है उसके पास, तो 5 केजी अगर 1 रुपीज़ कॉस्ट आ जाएगी, वो कितने एप्पल्स बाय कर सकता है? 15 केजी. की प्राइजेस कम होने की वजह से उस पर्सन ने एक्स्ट्रा कितने केजीज एप्पल्स बाय किए? 10 केजीज एप्पल्स बाय किए. तो दिस अफेक्ट इज़ नोन एज इनकम फैक्ट. इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या बेनिफिट हुआ कि उस पर्सन की रियल इनकम क्या हो गई? बढ़ गई, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है? एडिशनल क्वांटिटी को बाय कर सकता है. थर्ड पॉइंट इसमें हमारा आ जाएगा डिफरेंट यूजेस का. डिफरेंट यूजेस में हम क्या करेंगे? डिफरेंट यूजेस में अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर हम उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट यूजेस के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. सपोज वी कैन से डैट मिल्क वी कैन यूज़ फॉर कर्ड, चीज़, शुगर, कर्ड, चीज़, बटर, स्वीट्स. दिस मिल्क कैन बी यूज फॉर मेकिंग मैनी थिंग्स. बट अगर मिल्क की प्राइजेस बढ़ जाती हैं तो इन चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी. अगर मिल्क की प्राइजेस क्या हो जाती हैं? फॉल हो जाती हैं, तो कर्ड, चीज़, बटर, स्वीट, इन चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. तो इसमें भी हमारा नेगेटिव रिलेशन आ गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा डिमांड कर्व क्या करता है? स्लोप डाउनवर्ड करता है. फोर्थ वन पॉइंट हमारे पास आ जाता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. कंज्यूमर ग्रुप का साइज. कंज्यूमर ग्रुप के साइज के बेसिस पे हम इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर तो प्रोडक्ट की प्राइजेस क्या हैं? ज़्यादा हैं, तो लेस कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? बाय करेंगे. अगर प्रोडक्ट की प्राइजेस क्या हो गई? कम होगी, तो मोर कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं. तो इस केस में भी हमारा कौन सा रिलेशन क्रिएट होता है? स्लोप्स डाउनवर्ड का रिलेशन क्रिएट होता है.
Our next topic is exceptions to law of demand. In this exceptions to law of demand, our first exception is Veblen goods or the distinction goods. Veblen goods or the Veblen goods, or we can say Veblen goods or article of distinction. वेबलन गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? वेबलन गुड्स जैसे लग्जरी गुड्स होती हैं. लग्जरी गुड्स में हम कह सकते हैं लग्जरी गुड्स होंगी. लग्जरी गुड्स में हम कह सकते हैं कि अगर जो लग्जरी गुड्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उनकी प्राइजेस के ज़्यादा होने पे भी उनकी डिमांड हमेशा क्या होगी? ज़्यादा ही होगी. जैसे किसी पेंटर की, बहुत फेमस पेंटर है लाइक M.F. हुसैन, उसकी पेंटिंग की जितनी प्राइस ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी क्या होगी? डिमांड ज़्यादा होगी. इस केस में लॉ ऑफ डिमांड का रूल नहीं लग रहा. इस केस में प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड क्या आ रही है? ज़्यादा हो रही है. जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जितनी कॉस्टली कार्स होती हैं तो उतनी ही वो कार को क्या करते हैं? ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से उस कार की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से भी वो उस प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करते हैं? ज़्यादा करते हैं. तो इस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड का रूल एप्लीकेबल नहीं होता. सेकेंड, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर में हमारा क्या पॉइंट आएगा? इग्नोरेंस मीन्स समटाइम कंज्यूमर प्रोडक्ट की प्राइस पे बेसिस नहीं करता. अगर तो उसको लगता है कि प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो ये क्या हो सकती है? लो क्वालिटी गुड्स हो सकती है. तो प्राइस कम होने की वजह से वो उस प्रोडक्ट की डिमांड को भी क्या करेगा? कम करेगा. तो इस केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर में. थर्ड, exceptions to rise or fall in prices. exceptions to rise or fall in prices में क्या होगा? exceptions to rise or fall in prices in near future. near future में अगर हमें लगता है कि प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या करने वाली हैं? राइज करने वाली हैं, तो प्रेजेंटली हम उस प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे. तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा. तो दीज ऑल आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. Our next topic is change in quantity demanded and movement along the demand curve. तो एक पॉइंट इसमें आएगा change in quantity demanded and another one is movement along the demand curve. change in quantity demanded में 2 पॉइंट्स आएंगे. one is the extension of demand and another one is the contraction of demand. जो क्वांटिटी डिमांडेड जब हमारी चेंज होती है, इसमें हमारी क्या होगा? कर्व नहीं चेंज होगा. क्वांटिटी डिमांडेड हमारी चेंज होती है, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस में ही चेंज होगा, जिसकी वजह से उसकी डिमांड पे क्या करेगा? अफेक्ट पड़ेगा. सपोज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 5, इट्स डिमांड इज़ 1. अगर प्राइस हमारी क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी, तो डिमांड हमारी 1 से 5 एक्सटेंड होगी. इसमें हमने डिमांड को क्या करना है? एक्सटेंड करना है. एक्सटेंड तभी होगी अगर प्रोडक्ट की प्राइस में क्या होगा? फॉल होगा. तो सिमिलरली इन द डायग्राम वी हैव टेकन OX एक्सिस एज अ क्वांटिटी एंड OY एक्सिस एज अ प्राइस, एंड इफ द प्राइस इज 5 डिमांड इज 1, and if the price is 1 then demand is 5. So our demand is extend from 1 to 5. So AB is a extension of the demand curve. And next one topic is contraction. Contraction का मतलब होता है प्राइजेस का डिक्रीज़ होना. प्राइजेस डिक्रीज़ तभी होंगी, डिमांड का डिक्रीज़ होना. डिमांड तब भी डिक्रीज़ होगी अगर हमारी प्राइजेस राइज होंगी. तो 1 है, डिमांड 5 है. प्राइस 1 से 5 आ गई तो डिमांड 5 से 1 क्या होगी? फॉल हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी.
प्राइस 5, डिमांड इज़ 1, प्राइजेस फॉल हो जाती हैं, प्राइजेस इज़ 5, डिमांड इज़ price is 1, demand is 5, and if price rises from 1 to 5, demand will be fall from 5 to 1. So here demand falls from 5 to 1. This is the contraction of demand. यहाँ पे हमारी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो हमने याद रखना है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज होना शिफ्ट इन डिमांड कर्व की वजह से. इसमें क्वांटिटी डिमांडेड जब चेंज होती है तो डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो जाता है. क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है. ये कब होता है, जब हमारी प्राइजेस क्या रहती हैं, सेम रहती है, प्राइजेस में कोई चेंज नहीं रहता. डिमांड चेंज होती है सिर्फ अदर फैक्टर्स के चेंज होने से, जैसे पर्सन का इनकम, टेस्ट, फैशन, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं. तो इस केस में दो केसेस बनते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड का में अगर प्राइस 3 है तो डिमांड 3 है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, क्या पता पर्सन की इनकम बढ़ गई हो, टेस्ट बढ़ गया हो, जिसकी वजह से उसने अपनी डिमांड को क्या कर लिया है, इंक्रीज़ कर लिया है. नेक्स्ट है प्राइस 3 है, डिमांड 3 है, प्राइस इज़ 3, पर्सन की डिमांड 3 से क्या हो गई है, 2 हो गई. यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई है कि पर्सन की प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट डिमांड क्या कर रही है, फॉल कर रही है. लाइक प्राइस 3 है, डिमांड 3 है, प्राइजेस 3 ही रही, डिमांड 4 होगी. यहाँ से ये डिमांड का पहले ये बना ए बी, फिर एक्सटेंड होके ये ए डैश बी डैश बन गया. नेक्स्टली प्राइस 3 है, डिमांड भी हमारी कितनी है, 3, फिर प्राइस 3 है, डिमांड 4 होके 2 पे आ गई. तो ए बी कर्व डिक्रीज़ होके इधर को आ गया और ये इंक्रीज़ हो गया. तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में दो तरह के केसेस हमने किए, जैसे कि फर्स्ट वन चेंज इन क्वांटिटी, जिसमें डिमांड कर्व साथ में ही हमारा क्या करता है, मूव करता है. उसमें मूविंग की वजह सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइजेस का चेंज होना होता है, उसमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का केस आएगा. और जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में शिफ्ट इन डिमांड कर्व आएगा, उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा. इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में प्राइजेस नहीं चेंज होंगी, पर्सन का इनकम, टेस्ट एंड फैशन चेंज होगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. थैंक you so much. Thanks for watching my video. Please like, share, comment, subscribe and hit the bell icon.